हेलो एवरीवन, स्वाध्याय के हमारे इस 8-9 के सेशन में आपका स्वागत है। ये हमारा अभी तक का इस सीरीज़ का 21वां सेशन है। इसमें हमने वर्ड हिस्ट्री को सब्जेक्ट के रूप में, इसके साथ ही हिंदी इंग्लिश को हमने पिछले ही वीक डेली डोज के रूप में शुरू किया था। तो वर्ड हिस्ट्री में हमारा कल तक टॉपिक चल रहा था फ्रांसीसी क्रांति, जिसको हमने विदाई दी, और आज हम नए टॉपिक विश्व युद्धों का प्रभाव है उसे शुरू करने जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से इसमें आखिरी टॉपिक रहेगा एज़ पर द सिलेबस। उसके बाद में शब्द युग्म हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी में हम वन वर्ड सब्सटीट्यूट टॉपिक के रूप में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल भी आप लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं, और साथ ही ये हमारे चैनल का संक्षिप्त परिचय है। आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो इसे पॉज करके ज़रूर पढ़ें। तो ये हमारा आज के प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध के कोई 4 कारण हमें 15 शब्दों में लिखने हैं। सर्वस्लाव आंदोलन क्या था, ये 50 शब्दों में लिखना है। और प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित 4 मित्र राष्ट्रों व 4 धुरी राष्ट्रों के नाम हमें 15 शब्दों में बताने हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हमारे सिलेबस में एकदम टू द पॉइंट दिया गया है कि वर्ल्ड वॉर्स के क्या प्रभाव पड़े, तो वो हमारे सिलेबस में एज इट इज़ दिया है। तो हम उसको जानने से पहले हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। उसके लिए हमें चलना होगा यूरोप के नक्शे में। तो यूरोप के नक्शे में कुछ कंट्रीज़ हैं जिनकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए एज ए इस वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने इजीली समझने के लिए। तो हमें सबसे पहले जर्मनी की लोकेशन, इंग्लैंड की लोकेशन, फ्रांस की लोकेशन, ऑस्ट्रिया की लोकेशन, सर्बिया की लोकेशन और रूस की लोकेशन तो हम लगभग सभी जानते ही हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिनका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमें लोकेशन पता होना चाहिए कि कौन किसके नज़दीक है। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है वो ये इन 2 देशों के जो दो देश हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन में, तो सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच में ये युद्ध शुरू हुआ था, एक के बाद एक। यूरोप ही नहीं, इवन अमेरिका, ब्राज़ील, ये 2 देश भी, जापान, ये देश भी वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बने। तो इसको अब हम आगे चलते हैं, धीरे धीरे आप इसको समझ पाएंगे। तो ये वर्ल्ड वॉर का नक्शा है। आप जो पिंक में देख रहे हैं वो हैं सेंट्रल पावर्स, जिसमें जो एक तरफ लड़े थे, जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और टर्की ये हैं। जबकि येलो में जो हैं वो ट्रिपल एंटिटीज़ हैं, जो मित्र राष्ट्र जिसको हम बोलते हैं। तो इनमें रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, मोंटेनिग्रो, सर्बिया, अल्बानिया, ग्रीस, रोमानिया, ये सब हैं। पुर्तगाल भी इनकी तरफ है। जबकि न्यूट्रल की यदि हम बात करें तो ये जो ब्लू में स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, ये सब आप जो देश देख रहे हैं ये न्यूट्रल रहे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हम बात कर रहे हैं। अब हम चलते हैं पहले प्रश्न पे। ये जो मैप हमने डिस्कस किया है ये आने वाले सेशंस में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कोई 4 कारण हमें बताने हैं। तो इसमें हमने बताया कि 28 जुलाई से शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध मानव इतिहास का अब तक लड़ा गया सबसे विनाशकारी युद्ध था। युद्ध के निम्नलिखित कारण रहे। तो ये हमने इसको एक प्रस्तावना देने का प्रयास किया है। उसके बाद में उग्र राष्ट्रवाद इसका पहला कारण है। जर्मनी की इंग्लैंड से साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा हुई थी। और सर्वस्लाव आंदोलन व बाल्कन राजनीति, ये जो हमने अभी ये मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, येलो में मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो एरिया है पूर्वी यूरोप का, इसको हम बाल्कन एरिया बोलते हैं। ये एक्चुअली ये बाल्कन पेनिनसुला है, इसको हम बाल्कन पेनिनसुला के रूप में देख सकते हैं। तो इस पूरे प्रदेश को हम बाल्कन के नाम से जानते हैं। तो ये हम पढ़ रहे थे कि उग्र राष्ट्रवाद एक कारण था। जर्मनी की इंग्लैंड से साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा थी। साथ ही सर्वस्लाव व बाल्कन राजनीति जो थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण नहीं। इसके साथ ही गुटों का निर्माण और कूटनीतिक संधियां जो देशों के द्वारा, जिसका जनक माना जाता है बिस्मार्क को, तो इन कूटनीतिक संधियों के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो हुआ। तो ये 4 कारण हमने बताया। अगला प्रश्न है सर्वस्लाव आंदोलन क्या था और यूरोप के पूर्वी क्षेत्र बाल्कन प्रदेश में, इसका उत्तर हम पढ़ रहे हैं, यूरोप के पूर्वी क्षेत्र में यानी कि बाल्कन प्रदेश में कमज़ोर होते जा रहे ओटोमन साम्राज्य में कई जगह मूल रूप से रूसी स्लाव जनजाति निवासरत थी। यूरोप की इस स्लाव जाति द्वारा रूस के समर्थन में एक सर्वस्लाव आंदोलन स्लाव बहुल स्वतंत्र सर्बिया राज्य की स्थापना के लिए किया गया।
इसी दौरान ऑस्ट्रिया ने स्लाव बहुल राज्यों बोस्निया व हर्जेगोविना पर अधिकार कर लिया, अतः इस आंदोलन से रूस और ऑस्ट्रिया में प्रतिस्पर्धा बढ़ी। इसको एक बार हम मैप के थ्रू समझते हैं। देखिए ये है हमारा सर्बिया, ये सर्बिया है और ये ऑस्ट्रिया है, और ये जो ये जो पूर्वी यूरोप का ये एरिया है, तो इस पूर्वी यूरोप के एरिया में मुख्यतः एक सर्व जनजाति रहती थी। सर्व जनजाति जो जिसका बेसिक जो मूल है वो रशिया से था। तो ये जनजाति मूलतः इस एरिया में रहती थी, और ये सर्बिया के रूप में एक अपना स्वतंत्र देश जो है वो रूस के समर्थन में बनाना चाहती थी, लेकिन ऑस्ट्रिया इसके अगेंस्ट था, और ऑस्ट्रिया ने इसी दौरान बोस्निया और हर्जेगोविना, आप इस सर्बिया के जस्ट ऊपर पढ़ पा रहे हैं, बोस्निया व हर्जेगोविना जो ये दो कंट्रीज़ हैं, इनके ऊपर ऑस्ट्रिया ने अधिकार कर लिया। तो इस तरह से ये रूस ने भी फिर इस आंदोलन में इस ऑस्ट्रिया के संघर्ष में अपना पार्टिसिपेशन किया, जिससे ये एक वर्ल्ड वॉर के लिए एक बैकग्राउंड के रूप में बना। तो ये सर्व स्लाव आंदोलन हमने पढ़ा। इसको मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। यूरोप के पूर्वी क्षेत्र बाल्कन प्रदेश में कमज़ोर होते जा रहे ऑटोमन साम्राज्य में कई जगह मूल रूप से रूसी स्लाव जनजाति निवासरत थी। ऑटोमन साम्राज्य की भी एक बार बात कर लेते हैं। तो ये इस मैप में हम देख पा रहे हैं कि ये टर्की है। टर्की में ऑटोमन साम्राज्य का जो मूल जो था, बेसिक था, इन्होंने इन सभी राज्यों पर एक तरह से ऑटोमन साम्राज्य स्थापित कर रखा था, लेकिन ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा था, जिस वजह से यहाँ की जो लोकल स्थानीय जातियाँ थी वो प्रभावी होती जा रही थी। अब हम आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित 4 मित्रों राज्यों व 4 धुरी राज्यों के नाम हमें लिखने हैं। तो इसमें प्रस्तावना के रूप में हमने शुरू किया। 4 वर्ष 3 माह व 11 दिन तक चले प्रथम विश्व युद्ध में शामिल मित्र राष्ट्र व धुरी राष्ट्रों का विवरण निम्नवत है। तो मित्र राष्ट्र में हमने अभी पिछले सेशन में मैप के थ्रू समझा कि सर्बिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और यूएसए, जो कि सब बाद में जुड़ा और जिसके जुड़ने से ही पूरा रिजल्ट चेंज हुआ, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही धुरी राष्ट्र की यदि हम बात करें तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बुल्गारिया, ये धुरी राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। इस चीज़ को आप एक बार मैप में वापस इमेजिन कर सकते हैं। फ्रांस, इटली, यूके, रशिया, रोमानिया, ये सब हो गए मित्र राष्ट्र। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया एंड टर्की, ये हो गए आपके धुरी राज्य। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न पूरा होता है। अब हम चलते हैं हमारे हिंदी के सेशन में। तो हिंदी में हमने 120 तक शब्दयुग्म पढ़ लिए थे। राघव प्रकाश हमारा इसका स्रोत है। राघव प्रकाश सर की जो बुक है वो इसका स्रोत है। चित्त, चित्त और चित्त, जब चित्त में नीचे हलंत लगा हो तो उसका अर्थ निकलता है ज्ञान और चेतना। नॉर्मल चित्त का अर्थ निकलता है पीठ के बल चित्त कर देना, जो कि कुश्ती में किया जाता है। साथ ही चित्त में जब तय के आधा तय लगा हो तय के साथ, उसका अर्थ निकलता है मन। उसके बाद में छगड़ी और छकड़ी, छगड़ी का अर्थ निकलता है बकरी, जबकि यदि छाग शब्द हो तो उसका अर्थ बकरा निकलता है। छगड़ी बकरी, छाग बकरा। जबकि छकड़ी का अर्थ बैलगाड़ी से निकलता है। उसके बाद में छाक और छाछ, छाक शब्द जो है उसका अर्थ निकलता है तृप्ति या नशा, और छाछ शब्द का अर्थ निकलता है मट्ठा। अगला है जगत और जगत। जगत के नीचे यदि हलंत है उसका अर्थ निकलता है संसार, और नॉर्मल जगत जो है बिना हलंत का, उसका अर्थ निकलता है कुएं का चबूतरा। अगला है जघन या जघन्य। जघन का अर्थ निकलता है जंघा, और जघन्य का अर्थ निकलता है बहुत बुरा। फिर है जर, जरा और जर। जर का अर्थ निकलता है विनाश, जरा का अर्थ निकलता है बहुत बुरा, और जर का अर्थ निकलता है दौलत या सोना। उसके बाद में जठर और जरंठ। जठर का अर्थ निकलता है पेट, और जरठ का अर्थ निकलता है बूढ़ा। उसके बाद में जामन और जामिन। जामन का अर्थ निकलता है दूध जमाने की खटाई, जबकि जामिन का अर्थ निकलता है जमानती, जिसकी जमानत होनी हो। उसके बाद में जुआ या जुआ। जुआ में जब आ प्रयुक्त किया जाता है तो उसका अर्थ निकलता है बैल के कंधे की लकड़ी या खेल, जबकि जुआ में यदि वह शब्द प्रयोग किया जाए तो उसका अर्थ निकलता है युवा या तरुण। उसके बाद में तम और तमा। तम का अर्थ निकलता है अंधकार, और तमा का अर्थ निकलता है रात्रि। उसके बाद में है तरणी, तरणी और तरुणी। तरणी में बड़ी ई की मात्रा नाव, तरणी में छोटी ई की मात्रा सूर्य,
और तरुणी का अर्थ निकलता है युवती से। ये प्रश्न आरएस परीक्षा में पूछा गया और ये प्रश्न वैसे भी बहुत सी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। उसके बाद में तक्र और तर्क। तर्क जो है उसका अर्थ निकलता है बहस और तक्र का अर्थ निकलता है छाछ। अगला है तड़ाग और तड़ाक। तड़ाग का अर्थ निकलता है तालाब और तड़ाक का अर्थ निकलता है शीघ्र। अगला है तनु और तनु। तनु का अर्थ निकलता है पतला और तनु का अर्थ निकलता है पुत्र। छोटी ऊ का मात्रा यानी पतला और बड़ी ऊ जो तनु में लगती है तो उसका अर्थ निकलता है पुत्र। और द्रव और द्रव्य। द्रव का अर्थ निकलता है तरल पदार्थ, जबकि द्रव्य का अर्थ निकलता है धन या पदार्थ से। अगला है दंश या दंश। दंश में जब दंश का अर्थ निकलता है डंक और दंश जिसमें षटकोण का यूज़ किया गया है, शंकर का यूज़ किया गया है, उसका अर्थ निकलता है चुभन। अगला है दशन और दसन। दशन का अर्थ निकलता है दांत और दसन का अर्थ निकलता है क्षय या नाश। अब हम चलते हैं इंग्लिश के सेशन में। 110 तक कल हमने डिस्कस किया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। आज हम 111 से शुरू करते हैं। वन हु गेट्स एंग्री एट वंस। एक ऐसा व्यक्ति जो जल्दी गुस्सा हो जाए यानी चिड़चिड़ा जैसा व्यक्ति, दैट इज़ कॉल्ड एज इरिटेबल। उसके बाद में फ्री फ्रॉम ब्लेम। ऐसा व्यक्ति जो ब्लेम ना किया जा सके, दैट इज़ कॉल्ड, या फिर जिस तक पहुंच नहीं हो, पहुंच से बाहर का हो, दैट इज़ कॉल्ड एज इररिप्रोचेबल। इररिप्रोचेबल। उसके बाद में दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। जो जिसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, असंतुष्ट, दैट इज़ कॉल्ड एज इनसैटिएबल। उसके बाद में दैट विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बाय फायर। ऐसा जिसमें आग नहीं लगाई जा सके, अग्निरोधक जिसको हम बोलते हैं, इज़ कॉल्ड एज इनकम्बस्टिबल। इनकम्बस्टिबल। उसके बाद में दैट विच इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डेथ। ऐसा जो मृत्यु नहीं प्राप्त करे यानी अमर हो, इज़ कॉल्ड एज इमोर्टल। उसके बाद में दैट विच इज़ एंडलेस। ऐसा जो अंतहीन हो या अनंत हो, इट इज़ कॉल्ड एज इंटरमिनेबल। इंटरमिनेबल। उसके बाद में दैट विच कैन नॉट बी रिफंडेड और आंसर्ड। ऐसा जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, जो अखंडनीय हो, इज़ कॉल्ड एज इररिफ्यूटेबल। इररिफ्यूटेबल। उसके बाद में वन हु एग्जिबिट्स ट्रिक्स दैट रिक्वायर स्किल्स ऑफ हैंड। एक ऐसा ट्रिक करना जिसमें हाथों का जो सफाई है उसकी आवश्यकता होती है, स्किल की आवश्यकता होती है, जिसको हम बाजीगर बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जगलर। तो ये था हमारा आज का इंग्लिश का सेशन। इंग्लिश के यदि हम सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स प्रोफेसर BK रस्तोगी सर की बुक है। तो ये सेशंस आपको कैसे लगते हैं इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू देखने के लिए।